Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing good. Please guys do let me know आप लोग क्लियरली मुझे सुन पा रहे हैं. ओके गाइस, कंसोलिडेशन का एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कितने क्वेश्चंस करने चाहिए. तो बच्चे ये आपके सामने क्वेश्चंस की डिटेल है. देखिए डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस को मैंने सेग्रीगेट कर दिया. तो आप हर कैटेगरी में से दो दो तीन तीन क्वेश्चंस करें. अदरवाइज तो कोई नहीं, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो सकती है ना अगर आप एग्जाम में जाएं तो. सो सिंपल क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चंस देख लें. एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर के क्वेश्चंस देख लें. तो सर ये क्वेश्चंस देखने पड़ने आप लोग देखने पड़ेंगे आप लोगों को. एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन शेयर नहीं, विजिबल नहीं है, बाकी लोगों को विजिट है. ओके ठीक है. ओके गाइस. जी गाइस, अवेलेबल हो जाएगी कल वाली रिकॉर्डिंग. अगर अवेलेबल नहीं हुई तो बस या तो हो चुकी होगी या हो जाएगी. तो कीर में बात नहीं कर रहा था बॉय. होप आपको अब आवाज क्लियर आ रही है, आप क्लियरली मुझे सुन पा रहे हैं. जी मैं करवा रहा हूँ जी क्वेश्चन. आज मैं वर्ड पे क्वेश्चन करा रहा हूँ. सो गाइस, शुड वी स्टार्ट? प्लीज बताएं जरा. एक बच्चे का क्वेश्चन है सर कि रेशोज के जो क्वेश्चंस हैं ये कितनी लाइंस के होने चाहिए. तो आंसर है ये लाइंस हम डिफाइन नहीं कर सकते. बस आपको क्या करना, क्या आपको हर टॉपिक पे बात करनी है. सो स्कैन जी कैंपस में वालों ने मुझे मैसेज किया है कि रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल. सो प्लीज इनको कहें वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते हैं. सो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी एंड दे आर सेइंग रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी देयर. सो आप उसको देख सकते हैं बाद में भी. तो ओके गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन 3 minutes. 3 more minutes एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आज हम बात करेंगे ये लास्ट टू कैटेगरीज में, और एक क्वेश्चन कोई सा भी मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा वर्ड फाइल पे कि किस तरह रेशोज को प्रेजेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए. ओके जी, एक बच्चा कह रहा है डे 4 के लेक्चर्स शेयर, IFRS 5 के शेयर कर दें. गाइस IFRS 5 हमने डे 3 में किया था या डे 4 में किया था?
नो गाइस, इट वाज इन डे 3। और इट वाज इन डे 3। मिस, डे 3 के नोट्स ऑलरेडी शेयर्ड हैं, तो आप प्लीज चेक करेंगी। डे 3 में है ये। डे 4 में हमने सोचा था कि हम लोग आईएस 21 करेंगे, बट फिर हमने आईएस 21 नहीं किया था। प्रॉबेबली, जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमने एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर लिया था, और उसके अलावा आई डोंट नो कि क्या किया था, बट डे 3 में उसके नोट्स हैं। प्लीज मुझे चेक करके बताते हैं या नहीं है। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट गाइज। जस्ट 1 मिनट मोर, हम स्टार्ट कर रहे हैं। शबान, मैं आज दो तरह के क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहली टाइप है कि समटाइम्स हमें कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल अकाउंट्स गिवन होते हैं। एक पिछले साल का इंडिविजुअल है, इस साल का कंसोलिडेटेड है, और वाइस वर्सा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन सेकंड जो बात हम करेंगे, दैट वुड बी एक्विजिशन या डिसीजन। एक्विजिशन डिसीजन होता है, यू वांट टू एक्वायर वन कंपनी, और उस कंपनी में कुछ मैनिपुलेशंस होती हैं, कुछ फेवरेबल ट्रांजैक्शंस होती हैं विद इन ग्रुप, आप उसको एलिमिनेट करते हैं पहले। फिर आपका उसका एनालिसिस करते हैं, और ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास पेपर्स और कैप्लन किट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, तो ये हमारा टॉपिक है। सो द ग्रेट मिस्टर कंसल्टेंट, बताएं क्या चाह रहे हैं आप। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम। हम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू बिस्मा, थैंक यू सो मच बच्चे। जी, वो डे 3 में था, एक बच्चे को लग रहा था शायद डे 4 में, तो वो मेरे पे बहुत गुस्सा कर रहा था। बच्चा कि आपने शेयर नहीं किया, मैंने मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा है। तो दैट्स वाई मुझे जाके चेक करना पड़ा। थैंक यू सो मच, उन्होंने खुद भी चेक कर लिया था वैसे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके गाइस। सर, करना क्या है हमने, प्लीज देखें जरा। ओके गाइस। सर, आज हमारा टॉपिक है गाइस कि समटाइम्स वी हैव अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं विद सेपरेट बुक्स। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स को आप इंडिविजुअल बुक्स के साथ कंपेयर कर रहे हो। कंसोलिडेटेड बुक्स को आप इंडिविजुअल बुक्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं।
और इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहली बात गाइस जो मैं चाहता हूं कि हम लोग सीखें वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और मैं हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पे ले आया हूं और उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहली बात जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं वो एक क्वेश्चन है विनस नाम कंपनी के नाम से। विनस कंपनी में उसने एक 3 मार्क्स की डिस्कशन मांगी थी कि मुझे बताएं कि क्यों जो हमारे कंसोलिडेटेड अकाउंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट से कंपेरेबल नहीं होते। उसने ये 3 मार्क्स की डिस्कशन पूछी थी। रिक्वायरमेंट प्लीज देखिएगा जरा। रिक्वायरमेंट वाज एक्सप्लेन व्हाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लें जी, एक्सप्लेन व्हाई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एग्जांपल दोज ऑफ द विनस ग्रुप आर नॉट कंपेरेबल to those of a single entity, for example विनस कंपनी। तो वो सिंगल एंटिटी के साथ कंपेरेबल क्यों नहीं है? विनस कंपनी पेरेंट का नाम है गाइस। तो पेरेंट के इंडिविजुअल बुक्स में और पेरेंट ही कंसोलिडेटेड बुक्स बना रहा होता है, ये कंपेरेबल क्यों नहीं है? तो आंसर बड़ा सिंपल है। कंपैरिजन होता है हमेशा लाइक विद लाइक। अब ये बात हमें पता है, पीरियड भी सेम होना चाहिए, पॉलिसीज भी सेम होनी चाहिए, कंपनी का सेक्टर भी सेम होना चाहिए, कंपनी भी सेम होनी चाहिए, सेम बिजनेसेस होने चाहिए, जो पिछले साल थे वही इस साल होने चाहिए, बिजनेसेस भी सेम होने चाहिए। अब लाइक विद लाइक कंपैरिजन होना चाहिए, लाइक विद लाइक कंपैरिजन होना चाहिए। अब ये लाइक विद लाइक नहीं है, एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंसेस जो कि कंसोलिडेटेड और पेरेंट की इंडिविजुअल बुक्स में होते हैं। तो करना क्या है? अब जी, पेरेंट पहला पहला प्रॉब्लम क्यों कंपेरेबल नहीं है, देखें जी, यहाँ पे सिर्फ पेरेंट की के रिजल्ट्स हैं। पेरेंट की इनकम स्टेटमेंट है, पेरेंट की इनकम है जो सिर्फ पेरेंट कंपनी ने कमाई है। यहाँ पे पेरेंट के एक्सपेंसेस हैं जो इंडिविजुअल बुक्स होते हैं, जो सेपरेट बुक्स हैं। लेकिन यहाँ पे किस किस के हैं? यहाँ पे सब्सिडरी के 100% है, क्योंकि 100% सब्सिडरी कंसोलिडेट हो रही होती है, चाहे हम 80% भी ओन कर रहे हैं, और साथ में पेरेंट का भी होता है। देन गाइस, अब कंपेरेबल नहीं है। अब यहाँ पे दो कंपनीज के रेवेन्यूज हैं, एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी के हैं। इसका मतलब है लाइक विद लाइक नहीं है। ऑब्वियसली ये वाले ज्यादा रेवेन्यूज होंगे, ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे, दो कंपनीज के मिल जो गए हैं। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, सेल्स, प्रॉफिट्स आप यहां से एलिमिनेट कर चुके होते हैं, कंसोलिडेटेड बुक्स में से आप एलिमिनेट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड है। सेपरेट बुक्स में आपस में कमाया हुआ प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, इसलिए दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क होगा। अगर आपस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स पे कमा रहे बेच रहे हैं चीजें, तो जो सेपरेट बुक्स हैं वो सही प्रॉफिट्स नहीं दिखा रहे। ये बात आपको याद रखनी है। समटाइम्स एक सब्सिडरी की सेपरेट बुक्स देके या पेरेंट की सेपरेट बुक्स देके एनालिसिस पूछ रहा होता है, और इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस की भी थोड़ी सी बात करके खत्म की होती है बात। तो आप बोलते हैं कि यार इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस की वजह से सेपरेट बुक्स क्या हो सकती हैं, मैनिपुलेटेड हो सकती हैं। यहाँ पे इक्विटी में एनसीआई भी होता है जी, कंसोलिडेटेड बुक्स में। और क्या होता है, सब्सिडरी पोस्ट से जो कमाया हुआ है वो भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाईजान दोनों की इक्विटी फर्क है। सर क्या फर्क पड़ता है, इक्विटी फर्क है तो? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, कौन कौन सी रेशियोज पे इफेक्ट पड़ेगा थर्ड पॉइंट की वजह से? आई वांट आंसर्स। मुझे बताएं इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से कौन कौन सी रेशियोज हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा?
यानी अगर आप इंडिविजुअल बुक्स की चीजें यूज करें तो डिफरेंट, और अगर आप कंसोलिडेटेड यूज करें तो डिफरेंट। एसेट टर्नओवर पहला, गियरिंग रेशियोज यस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेयान ने बिल्कुल ठीक बात की, उसने तीनों लिख दी, उसने कहा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, गियरिंग, एसेट टर्नओवर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डिस्कशन, शाबाश। फिर गाइज, पेरेंट की जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंसोलिडेटेड, वो पेरेंट की भी सब्सिडरी की भी इंक्लूडेड होते हैं एसेट लायबिलिटीज, और जो इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हैं यानी रिसीवेबल हैं, पेएबल हैं, वो एलिमिनेट हुए होते हैं। यहाँ पे सारे के सिर्फ 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 पेरेंट के होते हैं, और जो इंट्रा ग्रुप होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये दो कंपनीज आपस में कंपेरेबल नहीं है, दे आर नॉट कंपेरेबल। क्या आपको पहला पॉइंट जो मैंने समझाया है कि इंडिविजुअल अकाउंट्स और कंसोलिडेटेड अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं है, क्या आपको ये बातें समझ आ गई हैं? प्लीज बताएं। ओके, अब मेरी पूरी बात सुनना। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसने कहा है, बच्चे कंपेयर करो। तो जब आप कंपेयर करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, मैं उस पर जाता हूं जरा पहले। ग्रेगरी कंपनी के नाम से क्वेश्चन है। नहीं जी, ग्रेगरी कंपनी में ना एक बिजनेस खरीदा जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर। सर, ये प्लीज मजेदार सी स्टोरी है। जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ना कि एक आपको इंडिविजुअल अकाउंट्स गिवन है और एक कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं, तो बेसिकली ये वाले पॉइंट्स रेलेवेंट हो जाएंगे अगर ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस खरीदा जा रहा है तो, ये वाला पॉइंट्स रेलेवेंट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो पॉइंट रेलेवेंट हो जाएंगे वो है या सब्सिडरी बेची जा रही है। सर एक्चुअली ये यही वाले क्वेश्चन है, या सब्सिडरी बेची जा रही है या सब्सिडरी खरीदी जा रही है, यानी इन दो सिचुएशंस में से ही कोई एक सिचुएशन क्रिएट होगी। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को एक होलिस्टिक व्यू मिले, एक 360 व्यू मिले कि यार अच्छा है ओवरऑल को क्या रहा है। तो जरा और कीजिएगा, ग्रेगरी कंपनी का क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। बिजनेस एक्वायर हो रहा था ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर सिर्फ इंडिविजुअल कंपनी थी, सिर्फ पेरेंट की इंडिविजुअल अकाउंट थे क्योंकि सब्सिडरी थी ही नहीं उसकी। इस दफा सब्सिडरी खरीद लिया उन्होंने, तो यहाँ पे ग्रुप के अकाउंट्स गिवन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने बोला है कंपेयर करें। अब यार मैंने वो वाली बातें भी माइंड में रखनी है जो बिजनेस एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर में हमने करनी होती, जो हमने कल डिस्कस की थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है हम लोगों ने। फिर ड्यू कंपनी, एक और क्वेश्चन जिसमें बिजनेस एक्वायर हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, सेम प्रॉब्लम। प्रीवियस ईयर जो था वो इंडिविजुअल बुक्स थी, करंट ईयर में ग्रुप की बुक्स थी। देन वी हैव पेरोल कंपनी, उसमें भी बिजनेस एक्वायर हो रहा था ड्यूरिंग द ईयर। थर्ड वीनस कंपनी, इसमें भी बिजनेस एक्वायर हो रहा था ड्यूरिंग द ईयर। फिफ्थ कंपनी पर्किंस के नाम से है और इसमें डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी थी ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी ड्यूरिंग द ईयर वाले सारे पॉइंट्स रेलेवेंट होंगे जब आप एनालिसिस कर रहे हैं। इसका मतलब है बेसिकली वही क्वेश्चंस हैं, या तो खरीदा जा रहा है बिजनेस, या बेचा जा रहा है, या खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है। बट पता तो होना चाहिए ना कि अगर इस तरह का क्वेश्चंस आ जाए तो क्या करना। अब हम लोग करने लगे हैं जरा इसको दो एरियाज में डिवाइड। प्लीज जरा बात पे गौर करना है। आपको पता है ना, अगर बिजनेस खरीदा जा रहा हो और बिजनेस बेचा जा रहा हो तो आपका एनालिसिस किस तरह होना चाहिए। अगर बिजनेस खरीदा जा रहा है तो आपको पता है कि जो बिजनेस आपने खरीदा है ना, इसके रिजल्ट्स फ्यूचर में आने हैं, इसने फ्यूचर में रेवेन्यू भी जनरेट करना है, इसमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स भी जनरेट करने हैं, इसने सारे रेवेन्यूज प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं। तो अगर इसने सारे प्रॉफिट्स रेवेन्यू जनरेट करने हैं तो इसका मतलब ये है कि एनालिसिस इसके साथ हो सकता है, बट इम्पैक्ट हमने बताना होता है नए बिजनेस का ऑन आर परफॉर्मेंस। किस तरह चीजें बढ़ रही हैं, किस तरह चीजें कम हो रही हैं, ये बात हमें पता है। डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी में हम कह रहे हैं जो सब्सिडरी हमने बेच दी उसका हमने क्या करना है, उसको हमें एलिमिनेट करना चाहिए, उसे हमें अपनी बुक्स में नहीं रखना चाहिए। हमारा ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें ये काम करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें ये काम करना चाहिए, तो अब करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस दो तरीके से बनेंगे।
पहला कि वो आपको कहेगा कि जो कंसोलिडेटेड बुक्स गिवन है ना, उसको सेपरेट बुक्स में कन्वर्ट करना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें भी दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। पहला, फर्स्ट टाइप है कन्वर्ट करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू इंडिविजुअल बुक्स। तो ये वो काम है जो आपने करना है। जी सर, कन्वर्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू सेपरेट बुक्स। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो ये वाले हैं कि आपको सेपरेट बुक्स में उसे कन्वर्ट करना है। ले जी। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये वाली टाइप समझो। यार अगर मुझे ये काम करना है तो होगा क्या, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कंबाइन हुए पड़े हैं, उनके कंबाइन रिजल्ट्स पड़े हैं। अब मुझे जरा जल्दी से बताएं, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस एलिमिनेट हुए हुए हैं, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, सेल्स, परचेजेस, ये क्या हुए हुए हैं, एलिमिनेट हुई हुई हैं। सर एक बात जो अभी तक नहीं पूछी, जो पूछनी चाहिए, उसे मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं पूछ रहा। इंट्रा ग्रुप, अच्छा दी, डिस्पोजल के केस में, अगर डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी का केस था, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी में प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेंसेस का पार्ट बन चुका होगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल कंसोलिडेशन वाला ऑलरेडी पार्ट ऑफ, ऑलरेडी पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है, रिटेन अर्निंग है, ऑलरेडी पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है। तो एलिमिनेट करना है आपने, आप रिवर्स करना है, तो आप क्या करेंगे, ये वाले प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे, इन इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को जो एलिमिनेटेड है उनको इंक्लूड करेंगे। क्या ख्याल है? और यहां से सब्सिडरी की फाइनेंशियल्स, जो उसका इम्पैक्ट है, सेल्स, परचेजेस, एसेट्स, वो एलिमिनेट करेंगे। तो यानी वो काम जो कंसोलिडेशन में आप करते आए हैं, सीखते हैं, वो काम आपने रिवर्स करने होंगे। पेरेंट सब्सिडरी ऐड हुए पड़े हैं, सब्सिडरी के रिजल्ट्स निकाल देना। आप कहना यार सब्सिडरी की इतनी सेल्स है निकाल दो, सब्सिडरी की इतनी कॉस्ट ऑफ सेल है निकाल दो, सब्सिडरी के इतना एडमिन है, लाइन बाय लाइन ऐड हुई पड़ी है ना, वो निकाल देंगे आप। तो पहला काम जो करना है आपने वो ये है। दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, जो इंट्रा ग्रुप बैलेंसेज हैं, जो इंट्रा ग्रुप बैलेंसेज हैं वो ऑलरेडी क्या हुए हुए हैं, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेज एलिमिनेट हुए हुए हैं, उनको आप वापस लाएंगे। इंट्रा ग्रुप सेल्स एलिमिनेट हुई हुई है, हो सकता है इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट भी एलिमिनेट हुआ, उनको आप वापस लेके आएंगे। और डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी का प्रॉफिट लॉस इनकम में शामिल होगा, उसको एलिमिनेट कर देंगे आप, उसको एलिमिनेट कर देंगे। ओके गाइस, आई एम सॉरी। सर ये इलस्ट्रेशन थी, आपको पता है मैं भी एलिमिनेट हो गया था इस मीटिंग में से। ये इलस्ट्रेशन थी कि जितनी चीजें लिखी हुई हैं, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, अगर डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी है क्वेश्चन में, तो उसका प्रॉफिट लॉस पार्ट है, उसको भी एलिमिनेट कर दें। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एलिमिनेट हुई हैं, उन्हें वापस लाए हैं, और सब्सिडरी की फाइनेंशियल्स में जो एडिशन हुए हैं वो एलिमिनेट करें। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है। प्लीज जरा बात सुनना मेरी। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको दो मिलेंगे। एक है पेरोल कंपनी के नाम से, एक क्वेश्चन है ये जिसमें एक सब्सिडरी खरीदी जा रही थी। तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर जो था 2000, सपोज कर रहा हूं मैं 2020, ये डिफरेंट है वहां पे। तो प्रीवियस ईयर में सेपरेट अकाउंट्स गिवन थे, प्रीवियस ईयर ये सेपरेट अकाउंट्स गिवन थे, और इस साल कंसोलिडेटेड अकाउंट्स गिवन थे। और उन्होंने आपको बोला, ये बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, ये लें। तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में उन्होंने पेरेंट सब्सिडरी को कंबाइन किया हुआ था, ये लें। तो आपने सब्सिडरी की बुक्स को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है।
So convert consolidation into separate financial statement by assuming no acquisition of subsidiary had taken place. सर ये उनकी रिक्वायरमेंट थी, ये आपने को बहुत ज्यादा नहीं सोचना, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि ये ज्यूम करके क्वेश्चन को दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट करें बेसिक वाली। इस उसने सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की चीजें और कुछ बैलेंस शीट की चीजें चेंज कराई थी। उसने कहा था कन्वर्ट करें और फिर एनालिसिस करें, तो ठीक हो गया सर। लेकिन आपको पता है ना, इस क्वेश्चन में जो बिजनेस खरीदा गया है ड्यूरिंग द ईयर, जो बिजनेस एक्वायर हुआ है, इसका इम्पैक्ट बताना है। मुझे बताएं, इम्पैक्ट बताना जरूर है। इम्पैक्ट ऑफ न्यू बिजनेस आएगा क्या, ये आपने बताना होता है। और ये हमने कल पढ़ा था कि जब भी एक बिजनेस खरीदेंगे उसका इम्पैक्ट डिफरेंट रेशियोज पे बताएंगे। सर ये क्वेश्चन था जिसमें कन्वर्जन कराई उसने। दूसरा क्वेश्चन दोबारा वीनस कंपनी के नाम से था, उसमें भी एक्विजिशन ऑफ बिजनेस था। उसने बोला था कैलकुलेट करें वीनस कंपनी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। सिर्फ एक चीज उसने दोबारा रिकैलकुलेट कराई थी, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून एक्स 8 as if the acquisition of Luto company had not taken place। यानी ऐसे जैसे सब्सिडरी खरीदी नहीं, तो आपको पहले कंसोलिडेटेड बुक्स को सेपरेट बुक्स में कन्वर्ट करके एनालिसिस करना पड़ रहा है। सर एक और क्वेश्चन पर्किंस के नाम से है, उसमें डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी थी, कन्वर्ट कंसोलिडेशन इनटू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ डिस्पोजल। तो डिस्पोजल के केस में एलिमिनेट करना ही है आपने, तो यहां से सब्सिडरी निकालनी थी। तो सर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है, तो पहले तो ये क्लैरिटी लाओ अपने माइंड में कि हाँ यार इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे करने हैं, मुझे रेशोज में आ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात गाइस ये है कि लोग ना मेरे से पूछते रहते हैं सेक्शन सी में क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सी में क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेरी सेक्शन सी में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि सेक्शन सी में एक क्वेश्चन कंफर्म रेशोज का होगा। बी टाइप बी क्वेश्चन में या तो फाइनल अकाउंट्स होंगे और या फिर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स होंगे। अब आपको पता है ना कि कंसोलिडेशन या फाइनल अकाउंट में से कोई एक चीज आनी है। मुझे बताएं, अगर उसने यहां पे फाइनल अकाउंट पूछ लिए तो मुझे बताएं वो कंसोलिडेशन को किसके साथ मिक्स कर देगा। आपने देख ली हैं कितने क्वेश्चंस हैं जिनमें कंसोलिडेशन प्रोसेस कंसोलिडेशन के पंगे हैं। तो मुझे बताएं कंसोलिडेशन को वो किसके साथ मिक्स कर देगा, तो वो कंसोलिडेशन को मिक्स करेगा रेशोज के साथ। बात समझ रहे हैं आप? एग्जैक्टली exactly। इसलिए ये सोच लेना कि यार अच्छा कंसोलिडेशन छोड़ देता हूं, तो भाईजान ये काम नहीं हो सकता, ये आना ही आना है। एक बात और भी सुन लें, मैंने अक्सर बच्चों से ये बात सुनी है कि सर सेक्शन ए में इतने कंसोलिडेशन के एमसीक्यूज थे कि मुझे लग रहा था मैं एफआर का पेपर नहीं दे रहा, मुझे लग रहा था मैं कंसोलिडेशन का टेस्ट दे रहा हूं। तो सेक्शन ए में सेक्शन बी में भी कंसोलिडेशन के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज कंसोलिडेशन इग्नोर नहीं करनी। इसकी कंसोलिडेशन के एमसीक्यूज की वजह से मैंने बच्चे फेल होते देखे हैं, कह रहे थे कि सर इतने एमसीक्यूज आए थे मैंने तो तैयारी नहीं की थी। इसलिए आपको, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें हमेशा बोलता हूं कि कंसोलिडेशन एमसीक्यूज को बैठ के तसल्ली से करो। हम भी स्पेशल एक क्लास रखते हैं 2.5-3 घंटे की, जिसमें हम सिर्फ कंसोलिडेशन के एमसीक्यूज करते हैं। थॉट प्रोसेस को हम बेहतर करते हैं इन केस ऑफ एमसीक्यूज। सो प्लीज ये एमसीक्यूज भी करना है। तो इसका मतलब है कंसोलिडेशन वुड बी देयर गाइस, इधर उधर कहीं पे भी ये तो आएगी ही आएगी। अब गाइस ये देख लें, डिस्पोजल में एलिमिनेट करना है आपने, उसका प्रॉफिट लॉस एलिमिनेट करेंगे, उसका जो रिजल्ट्स कंबाइन हुए हुए हैं, और वो सारी डिस्पोजल की बातें अप्लाई करेंगे जो हमने कल पढ़ी थी, क्या इन केस ऑफ डिस्पोजल क्या करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो कन्वर्जन नहीं कराता, जैसे ग्रेगरी में नहीं कराई, जैसे ड्यूक बिजनेस में नहीं कराई। उसने कहा यार मुझे नहीं चाहिए कन्वर्जन। मुझे बताएं कन्वर्जन के लिए एक चीज लाजमी चाहिए, प्लीज बताएं कन्वर्जन के लिए एक चीज चाहिए, और वो क्या है? सब्सिडरी के जो खरीदी जा रही है या बेची जा रही है उसके सेपरेट रिजल्ट्स। यार अगर सब्सिडरी के सेपरेट रिजल्ट्स होंगे, उसका सेपरेट रेवेन्यू, सेपरेट इनकम एक्सपेंस, सेपरेट प्रॉफिट्स, उसके सेपरेट सेपरेट कुछ होगा, तभी मैं उसको अलहदा कर पाऊंगा ना। तो समटाइम्स वो क्वेश्चंस में सब्सिडरी के रिजल्ट्स
उसकी इनकम क्या है, उसकी सेल क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, उसका जीपी क्या है, वो नहीं बताता। उसके एसेट लायबिलिटीज क्या है, वो नहीं बताता। तो गाइज अगर वो नहीं बताता तो क्या करना पड़ेगा? जी सर, जरा जल्दी से बताएं क्या करना पड़ेगा सर। फिर किसी ना किसी तरह ना आपको, देखें सेपरेट तो नहीं करेंगे, जब सब्सिडरी के रिजल्ट्स ही नहीं गिवन तो आप कंसोलिडेशन को इंडिविजुअल में नहीं लेके आ सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ऐसे ही एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके जितनी इंफॉर्मेशन आप नई सब्सिडरी की ढूंढ सकते हैं उतनी फाइंड करें। तो ग्रेगरी के क्वेश्चन में ना उसने क्या किया, उसने एनसीआई के प्रॉफिट से को यूज किया। उसने एनसीआई का प्रॉफिट दिया हुआ था, उस एनसीआई प्रॉफिट को यूज करके उसने सब्सिडरी का टोटल प्रॉफिट निकाला। अब मुझे बताएं, जब सब्सिडरी का टोटल प्रॉफिट गिवन है, जरा अकल करना आप। ये देखें, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपके पास हो, सपोज कर रहे लेते हैं वैल्यूज, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास है, सपोज करें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 500 है। आपको पता है इसमें पेरेंट भी और सब्सिडरी दोनों है। आपने क्या किया, आपने जो एनसीए का प्रॉफिट का शेयर था वहां से सब्सिडरी के प्रॉफिट पे पहुंचे। तो जब आप सब्सिडरी के प्रॉफिट पे पहुंचे तो आपको पता चला कि 150 का प्रॉफिट सब्सिडरी का प्रॉफिट है। तो यार मुझे बताएं, टोटल में से अगर मैं 150 सब्सिडरी वाला माइनस कर दूं यहां से लेके जाके, तो क्या होगा? मुझे पेरेंट का पता चल जाएगा ना। तो हर वो रेशो जिसमें प्रॉफिट यूज हुआ होगा, हर वो हर वो रेशो जिसमें प्रॉफिट यूज हुआ होगा, आप उसके ऊपर इंपैक्ट बता सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अब मैं सिंपल करने लगा हूं गाइस। समटाइम्स जब आपको कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल बुक्स गिवन होंगी तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो बोले कि कन्वर्ट कर दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू ऑफ कंसोलिडेटेड इनटू सेपरेट बुक्स, तो आप कर देंगे और फिर एनालिसिस करें। लेकिन इम्पैक्ट ऑफ डिस्पोजल और इम्पैक्ट ऑफ एक्विजिशन रेशियो एनालिसिस में लाजमी करें। अगर इतना डाटा ही नहीं है कि कन्वर्ट कर सकें और ना ही उसने पूछा है, तो फिर एज इट इज रेशियोज कैलकुलेट करें। किसी ना किसी तरह उस सब्सिडरी जो खरीदी गई है या बेची गई है उसका जो भी कैलकुलेट हो सकता है, उसका जिस रेशो के ऊपर भी इंपैक्ट पता चल सकता है, अगर उसका कुछ भी सेपरेट गिवन है तो उसको डिस्कस लाजमी करें। और दिस इज इंपॉर्टेंट, और इन इन बातों को बार बार जिक्र करते रहें कि कंपेरेबल तो नहीं है जी, कंपेरेबल तो नहीं है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं। कंपेरेबल नहीं है लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं, इस पे ये भी इम्पैक्ट देखना चाहिए, देखना चाहिए, देखना चाहिए। तो जितनी बता सकते हैं बताएंगे, और नहीं पता बता सकते तो कंपेयर करते रहें, लेकिन इन चीजों का जिक्र लाजमी करें जो आते ही मैंने आपको पढ़ाया, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है कि क्यों कंपेरेबल नहीं। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ लगी हैं? प्लीज बताएं जरा। ओके, चलो फाइनल करें। जल्दी से बताएं यार जरा, क्या होगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में एनालिसिस एज इट इज करना पड़ेगा। एज इट इज, उसमें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? एनालिसिस एज इट इज करना पड़ेगा। उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस? इम्पैक्ट एनसीआई को यूज करें आप लोग, यूज एनसीआई टू कैलकुलेट, यूज एनसीआई टू कैलकुलेट सब्सिडरी प्रॉफिट्स, जैसे एग्जांपल मैंने दी ग्रेगरी में। दूसरा काम क्या करें? कीप दिस फैक्ट इन माइंड के कंसोलिडेटेड बुक्स आर डिफरेंट, आर नॉट कंपेरेबल
कीप इन माइंड का मतलब है क्वेश्चन में एक दो दफा तीन दफा बात करनी है इस पे। बुक्स आर नॉट कंपेरेबल विद इंडिविजुअल। इम्पैक्ट पे बात करने की कोशिश करें। इम्पैक्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी और एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी पे लाजमी बात करें। सर ये वो काम है जो आप लोगों ने करना है। लास्ट बात। जी सर। कंपैरिजन आप कर रहे हैं ग्रुप परफॉर्मेंस के, ग्रुप कैसे परफॉर्म कर रहा है। कंपैरिजन वर्सेस पेरेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है। प्लीज ये बात बार बार वर्ड यूज करना है। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूं। ये ग्रेगरी कंपनी पे हम जा रहे हैं और इसी क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। ये देखें जरा। सर मैं बोलूंगा, जरा और करना। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कोई भी बता दें, सपोज करें 32% है और सपोज करें 30% था। मुझे बताएं आप लिखेंगे कि आपकी लाइन होनी चाहिए। प्लीज ये बात माइंड में रखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप समझा रहा हूं। सर विदाउट कन्वर्जन हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा। मुझे बताएं इसके लिए मुझे लाइन लिख के दें। आपने लिखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल 30 था, इस साल 32 है। आप क्या लाइन लिखेंगे प्लीज बताएं। क्या लाइन लिखेंगे। सर ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर वाज 30%, नाउ इट इज 32%। एक बच्चे ने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड ऑल्दो कंपैरिजन इज नॉट लाइक विद लाइक। ओके, एनी अदर थिंग। लाइक विद लाइक को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके एक लाइन दें जिसमें आप ये बता रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो रहे हैं, सिर्फ लाइक विद लाइक को इग्नोर करके। ओके। एक लाइन मिली है मुझे। वो बच्चा भाई कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी। ओके। नहीं, सिर्फ एक लाइन देनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। और कोई बात नहीं करनी, सिर्फ इस लाइन को कैसे लिखेंगे। सिर्फ ये बात बतानी है कि ग्रुप का सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने के बाद पर लाइन लिखो। एक लाइन फाइनली मुझे ठीक मिली है, मैं उस लाइन को कॉपी कर रहा हूं। एक लाइन फाइनली मुझे ठीक मिली है। जी सर, ये लाइन मुझे एक अच्छी मिली है। मैं बच्चे की लाइन कॉपी करता हूं। आई होप कि कॉपी हो चुकी हो ये। तो ये फाइनली वो लाइन है जिसको मैं ढूंढ रहा था, और ये जो मैं हर बच्चे से चाहता हूं कि जब वो इस तरह के क्वेश्चन में एनालिसिस करे तो ये करे। ये लें। बच्चे ने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज इंक्रीज एट एज अ ग्रुप। ये देखें। सर ये बात आपने बोलनी है कि ग्रुप की कद ग्रॉस प्रॉफिट 32% हुआ है। ग्रुप का मतलब होता है कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, पेरेंट सब्सिडरी मिला के। सब्सिडरी पेरेंट मिला के। सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे, प्लीज बताएं। आपने वर्ड क्या यूज करना है यहां पे। पहली लाइन जो आपने यूज करनी है वो ये यूज करनी है कि ग्रुप का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पेरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अब इंपैक्ट चेक करना मैं कैसे लेकर आऊं। प्रीवियस ईयर। सुन रहे हैं आप। आगे मैं लिखूंगा दिस कुड बी। अब मुझे पता है ना सब्सिडरी भी है। मैं लिखूंगा दिस कुड बी ड्यू टू
high gross profit margins, gross profit percentage of acquired subsidiary। आप देख रहे हैं, ले इस तरह इंपैक्ट बताना होता है आपने, acquired subsidiary, और might be due to better performance of parent। सर इस तरह बात करनी होती है सर। सर आपने ये बात करनी है कि ग्रुप अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है इंडिविजुअल के कंपैरिजन में, ये बात आपकी एनालिसिस में होनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं इंडिविजुअल बुक्स के साथ। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है पिछले साल से। भाई कंपनी एक नहीं है, पिछले साल सिर्फ एक कंपनी थी, इस दफा ग्रुप है। यू नीड टू टॉक अबाउट ग्रुप। ग्रुप की परफॉर्मेंस बेहतर होगी इंडिविजुअल के मुकाबले में, इंडिविजुअल की से परफॉर्मेंस खराब होगी है ग्रुप की, और साथ में सब्सिडरी का इम्पैक्ट बताते जाना। और अगर सब्सिडरी की कोई बात लिखी हुई है तो उसको क्वेश्चन में यूज भी कर लेना है, अगर उसका डाटा है तो उसको यूज भी कर सकते हैं आप, अगर डाटा है तो। और उसने कन्वर्जन नहीं मांगी। कन्वर्जन क्या मतलब है, यानी उसने नहीं कहा कि यार कंसोलिडेटेड बुक्स को इंडिविजुअल में कन्वर्ट करो। तो ये देखें जरा कि ये वाली जो लाइन है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप ग्रुप परफॉर्मेंस की बात करेंगे जब आपने कन्वर्ट नहीं किया, एनालिसिस एज इट इज कर रहे हैं अगेंस्ट पेरेंट परफॉर्मेंस। यानी बोलना है ये बार बार। आप देखेंगे ग्रेगरी के क्वेश्चन में जाके देखना, बार बार कह रहा है कि ग्रुप इज अर्निंग मोर ग्रॉस प्रॉफिट देन पेरेंट। तो ये वो लाइंस यूज कर रहा है, और ये आपने एग्जामिनर को बताना है कि मुझे पता है बच्चे, क्या मतलब तू बातें कर रहा है क्या। अब बाकी फिर वही स्टोरी है, दिस माइट बी ड्यू टू, जरा और करना। मुझे बताएं, कल मैंने बताया था ना, ग्रॉस प्रॉफिट्स हैज इंक्रीज्ड, दिस माइट बी ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ये बढ़ गए होंगे ड्यू टू प्रोडक्ट में चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। याद है प्रोडक्ट मिक्स समझाया था कल। दिस माइट बी ड्यू टू हायर सेलिंग प्राइस, दिस माइट बी ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू बल्क डिस्काउंट्स। ओके री, दिस कुड बी ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि विद सब्सिडरी हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लिया, अब हम ज्यादा बाय करते हैं, ज्यादा बेचते हैं, तो हमें बल्क डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो इस तरह की बातें आप सारी वो जनरल बातें करनी है आपने, जो जनरल बातें आप लोगों को पता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि अब आप ग्रुप की परफॉर्मेंस को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं। तो प्लीज मुझे बताएं, क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स को इंडिविजुअल अकाउंट्स के साथ जब कंपेयर करते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो समटाइम्स कन्वर्ट कराएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनटू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समटाइम्स एनालिसिस एज इट इज करेगा। जब एनालिसिस एज इट इज करेगा तो किन बातों को आपने माइंड में रखना है। गाइस मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूं कि आपने किस तरह बातें सोचनी है। टाइप्स 5 ही हैं, 5 तरह के क्वेश्चन ही आने हैं। टेक्निकली ये वाला क्वेश्चन भी एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी और डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी है, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए इसको सेपरेट कैटेगरी बना दी है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? गुड। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ गई, और ये क्वेश्चंस की टाइप्स मैंने दे दी हैं। अब आ जाए लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। इसमें कुछ बातें मैंने बताई हुई हैं, ये मैंने सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन इसलिए लिख दिए हैं कि एट द एंड ना आपको पता हो। मसलन अब अगर आप गौर करें तो ये जो एनालिसिस मैंने दी है, ये कितने क्वेश्चन हैं इस एनालिसिस में। तो अगर आप गौर करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, देखें 3 क्वेश्चन इधर हैं, 4 इधर हैं, इसमें कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। 4 इधर कितने हैं, 7 इधर हैं, 5 इधर है। इधर जितने भी हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये कंपनी रिपीट नहीं हो रही तो इसको हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं। पर्किंस रिपीट हो रही है, ये देखें इधर भी है, इधर भी है। ड्यूक कंपनी रिपीट हो रही है, ये देखें। ग्रेगरी कंपनी रिपीट हो रही है, ये देखें। और वेनस कंपनी भी रिपीट हो रही है, ये देखें। इसका मतलब एक क्वेश्चन इधर है। तो टोटल अगर आप और करें तो हम कितने क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, तो 16 क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं, लेकिन हमने 16 को 5 क्वेश्चंस में डिवाइड कर लिया, और हमने हर क्वेश्चंस को यानी हर टाइप को अलग अलग कर लिया।
और हम हर क्वेश्चन को ये समझ रहे हैं कि यार इस क्वेश्चन में क्या मेन बातें हैं, हमने किस तरह सोचना है। तो आप इन सारे के क्वेश्चंस को अगर आप इस फ्रेमवर्क में ला के इस तरह सॉल्व करें कि जब ये वाले शुरू करें तो बस ये सारे करें, ये वाले करें तो ये सारे करें, ये वाले करें तो ये सारे करें, ये वाले करें तो ये सारे करें, इस तरह ये करें, तो दो दो तीन तीन क्वेश्चंस हर कैटेगरी में वुड बी इनफ। आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। और वो फ्रेमवर्क को बात सामने रख के करना है कि अच्छा मैंने ये चेक किया, ये चेक किया, ये लिखा, तो देन रेशियो एनालिसिस आपके काबू आएगा। अदरवाइज ऑब्वियसली बिखरा बिखरा सा है, एक क्लैरिटी के साथ नहीं है माइंड में। ये पता है कि अच्छा लिखना है, करना है, करना है, लेकिन ये क्लैरिटी, ये फ्रेमवर्क नहीं था माइंड में। आई होप गाइज यहाँ तक आप क्लियर हैं। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। जी गाइस, 10 to 12 क्वेश्चंस हर टाइप का माइंड में रख के अगर आप कर लेंगे तो काफी है। जी सैफ, आज लास्ट क्लास है इस रिवीजन हैक की। ओके गाइस, नाउ द लास्ट टाइप, और फिर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को वर्ड फाइल पे कराता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरह आपने दिखाना है। तो जरा देखते हैं। एक सर करना है, हर स्टैंडर्ड करना है, हर स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है भाई। ओके गाइस, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कि आप एक एक्विजिशन डिसीजन ले रहे हैं, एक कंपनी को आप खरीदने जा रहे हैं। तो जब आप उस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं तो उस कंपनी में कुछ मैनिपुलेशन हुई हुई है, यानी उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया हुआ है। आप समझें कि ट्रांजैक्शन है जो गलत हुई हुई है, तो आप उसको ठीक करेंगे, और जो जहां जहां पे उसका इम्पैक्ट जाएगा उसको ठीक करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जिस कंपनी को आप खरीदने जा रहे हैं वो एक बड़े ग्रुप का पार्ट है, यानी वो ग्रुप का पार्ट है, उसकी और पेरेंट सब्सिडरीज भी हैं। तो वो सब्सिडरी को दूसरे उसकी फेलो सब्सिडरीज से या उसके पेरेंट से फेवर मिल रही है। क्या मतलब है गाइस, हम ये टाइप पे हैं, तो प्लीज जरा देखिएगा। हम पढ़ रहे हैं एक्विजिशन डिसीजन, अगर हम कर रहे हैं तो इस टाइप को हम पढ़ रहे हैं, तो मैं अब इस टाइप पे आ गया हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सर मैं इस पे बात करने लगा हूँ सर। सर जिस कंपनी को आप खरीदने जा रहे हैं, जो हमारी टारगेट कंपनी है, हमने उसको खरीदना है या सिंपल उसका एनालिसिस करना है। हमारी टारगेट कंपनी जो है वो एक ग्रुप का पार्ट है, यानी उसके और भी पेरेंट सब्सिडरीज हैं। लेंस उसके पेरेंट्स भी हैं, उसका एग्जिस्टिंग पेरेंट जो एग्जिस्टिंग है, हमारी ये कंपनी टारगेट है, हम इसको खरीदना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग पेरेंट है। फिर जो उसकी फेलो सब्सिडरीज हैं, फेलो सब्सिडरीज का मतलब ये है कि जो पेरेंट है उसकी कई सब्सिडरीज हैं, ये भी वन ऑफ द सब्सिडरीज हैं, तो उसकी कई फेलो सब्सिडरीज हैं। इनके बीच में फेवरेबल ट्रांजैक्शन हो रही हैं। फेवरेबल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ये सस्ती प्राइजेस पे चीजें खरीद रहे हैं, ये सस्ती रेंट पे, कम रेंट पे इन्होंने क्या लिया हुआ है। ले जी, फेवरेबल ट्रांजैक्शन है। जी सर, तो इन्होंने क्या किया हुआ है जी, तो ट्रांजैक्शन फेवरेबल है, तो इन्होंने कम रेंट के ऊपर बिल्डिंग दी हुई है। ये आम प्राइजेस पे, बल्क डिस्काउंट्स पे चीजें खरीद बेच रहे हैं एक दूसरे में को, जो नॉर्मल मार्केट टर्म्स पे चीजें नहीं है। लेकिन जब आप इस कंपनी को खरीद लेंगे तो मुझे बताएं, ये फेवर्स आपको मिलेंगी? ये जो चीजें आप बल्क डिस्काउंट्स पे खरीद बेच रहे हैं, क्या आपको ये मिलेंगी? क्या ये ट्रांजेक्शन ऐसे ही एग्जीक्यूट होती रहेंगी या नहीं मिलेंगी? तो आंसर आता है यहाँ पे, नहीं मिलेंगी। तो बच्चों जब नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जब नहीं मिलेंगी
तो इसका मतलब ये है कि आपको एलिमिनेट करनी पड़ेंगी ये तमाम फेवरेबल ट्रांजैक्शंस। सो यू नीड टू एलिमिनेट दीज फेवरेबल ट्रांजैक्शंस। वो कह रहे हैं फेवरेबल ट्रांजैक्शंस नीड टू बी रिमूव्ड, और ये उस उन टर्म्स पे लाएंगे आपके, यार अगर मैं खरीद लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे मिलेगा? नहीं, मार्केट टर्म्स पे खरीदनी पड़ेंगी। आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएंगे, आपकी जो कम रेंट है उसको रेंट को मार्केट रेंट पे लेके जाएंगे, और फिर आप इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे। तो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आ जाती है अक्सर। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें। और एक क्वेश्चन जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है जिसमें पेस्ट्री कंपनी है, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट है उस कंपनी की। मसलन वो कॉस्ट मॉडल पे है, आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो कॉस्ट मॉडल पे है, आप कहते हैं नहीं यार रेलेवेंट वैल्यूज तो फेयर वैल्यू मॉडल है। तो अगर रेलेवेंट वैल्यूज फेयर वैल्यू मॉडल है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रिवैल्यूएशन करने के बाद क्या करनी चाहिए? एनालिसिस करनी चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेम करने के बाद एनालिसिस करें। पेस्ट्री कंपनी, सो यू नीड टू एडजस्ट द फाइनेंशियल्स बिफोर एनालिसिस। तो यार गाइस ये 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने देखना है। इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती हैं, आपने ज्यादा नहीं सोचना। गाइडलाइंस विल बी गिवन इन क्वेश्चन कि किस तरह क्या चीज एलिमिनेट कर दें, कौन सी रेंट कम रेंट पे है, कौन सी ज्यादा रेंट पे है, आपको ज्यादा नहीं सोचना। गाइडलाइंस विल बी गिवन इन क्वेश्चन, तो आपने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट में जो जो लिखा हुआ है बस उसको फॉलो करना है। तो गाइज ये 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा वर्ड पे कि किस तरह सॉल्व करना है। तो प्लीज मुझे कोई एक क्वेश्चन बताएं जो मुझे सॉल्व कराना है इस वर्ड पे। मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं वर्ड के ऊपर। इन अदर वर्ड्स मैंने कुछ नहीं समझाना, मैंने टेबल इंसर्ट करना समझाना है, रेशोज लिखनी कैसे हैं, कितने कॉलम्स बनाने हैं, तो बस मैंने सिर्फ ये समझाना है। ओके जी, एक बच्चा कह रहा है सर, ले सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर क्यों ना हम पेस्ट्री कर लें। ये डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला क्वेश्चन है, तो हम ये कर लेते हैं। तो बिल्कुल कर लेते हैं। एक बच्चे ने पर्किंस बोला है, लेकिन पर्किंस क्योंकि हमने किया हुआ है ऑलरेडी क्लास में, सो मैं उसको नहीं कर रहा। पेस्ट्री शायद हमने किया है, शायद नहीं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स पेस्ट्री गाइस। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स पेस्ट्री। ये मार्च जून 21 का की अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। जी, स्टार्ट करें गाइस। जी गाइस ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने हैं। ओके गाइस, करना क्या है जरा देखें। मैं अब फाइल शेयर कर रहा हूँ। पीडी हम जा रहे हैं कैप्लन की किट पे, मेरे पास यही ओपन है। एक बच्चे ने पूछा सर आपको क्या लग रहा है किसके ज्यादा चांसेस हैं? गाइस पेपर डिफरेंट होता है, बच्चों का पेपर डिफरेंट होता है, डिफरेंट सेट्स होते हैं। किसी एक को अगर मैंने कह भी दिया कि ये वाली टाइप आएगी, तो जरूरी नहीं है वो आपको आए, वो किसी और को आ जाएगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो आपकी किस्मत में सब आ सकते हैं। रेशो क्वेश्चंस, रेशो एनालिसिस पे भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक टाइप के क्वेश्चंस करके चला जाता हूँ या 2 टाइप के, तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। क्योंकि 20 नंबर है और कंफर्म आने हैं, और आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते एक दिन। तो स्टिल यू हैव 5 डेज, 4 to 5 days, तो अब करो यार, एक दिन लगा दो इस पे। क्या हो गया तुम लोगों को? कम ऑन सर, रिक्वायरमेंट देखें सर प्लीज। वो कह रहे हैं एडजस्ट
द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, कह रहा है कि एडजस्ट करें रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा सर, क्या करना है जी हमने? रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स एडजस्ट करना है। ओके, फॉर डव कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अप्लाई, इस कंपनी पे टू अप्लाई द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एज कुक कंपनी एंड recalculate Dove company's ratios provided in note, 6 marks। तो रेशियोज कौन सी गिवन है नोट में? ये 3 रेशियोज गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दोबारा कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोबारा कैलकुलेट करना है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोबारा कैलकुलेट करना है। तो जरा गौर करना है कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने करना क्या है। मैं वर्ड के ऊपर आप लोगों को समझाता भी जाऊंगा, फिर देखते हैं जरा के करना क्या है। क्वेश्चन की तरफ आए, दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या पूछा हुआ है? बेस्ड ऑन द एडजस्टेड अकाउंटिंग रेशियोज कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू कंपनीज। तो योर आंसर शुड कमेंट ऑन द डिफिकल्टीज ऑफ मेकिंग परचेज डिसीजन बेस्ड सोली ऑन द एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन नोट 1 to 5। लें जी, बी पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर है और बताना है कि सिर्फ एनालिसिस फाइनेंशियल पे क्यों होना चाहिए, बाकी फैक्टर्स भी देखने होते हैं। तो लें जरा क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं क्या है। कह रहा पेस्ट्री कंपनी इज कंसीडरिंग द एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी इन अ कैटरिंग इंडस्ट्री। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब वो आपको इंडस्ट्री बताए तो आपके लिए मैटर करता है कि भाई जॉन कौन सी इंडस्ट्री है। तो ये केटरिंग इंडस्ट्री में है गाइस। केटरिंग इंडस्ट्री, आई होप आपको पता है कौन लोग होते हैं केटरिंग इंडस्ट्री वाले, प्लीज बताएं। जी सर। Two companies have been identified as potential acquisition, and extracts from the financial statements of Cook Company and Duff Company have been reproduced below। नहीं जी, ये आपके सामने दो कंपनीज की गिवन है। अब करना क्या हमने, जरा देखें। रेवेन्यू गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल सेल गिवन है। मेरा जो कंपनी है वो ये कंपनी है जिसका मैंने हिसाब लगाना है, जिसको मैंने चेंज करना है। रेस्टोरेंट्स वाले हैं, शादी हॉल वाले हैं, ठीक है, मुनासिब बात है। सही कह रहे हैं आप लोग, यही बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट गाइस, ये वो कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल्स आपने चेंज करनी है। जरा और करते हैं। बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स गिवन है, सारी पूरी बैलेंस शीट नहीं गिवन। नॉन करेंट एसेट्स गिवन है, प्रॉपर्टी, इक्विटी, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, रिटेन अर्निंग, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये गिवन है। अब जरा एडजस्टमेंट चेक करें। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ के जरा बात समझें कि आपको ये बात समझ आ रही है, प्लीज देखें। फर्स्ट एडजस्टमेंट है गाइस, बोथ कंपनीज आर ओनर मैनेज्ड। सब दोनों कंपनीज को ओनर मैनेज कर रहा है, तो इस पर्सपेक्टिव में दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओनर मैनेज्ड। डव कंपनी ऑपरेट्स फ्रॉम एक्सपेंसिव सिटी सेंटर प्रेमिसेस। एक एक्सपेंसिव सिटी सेंटर प्रेमिसेस है जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो डव कंपनी अगर एक्सपेंसिव जगह पे बैठे हुए हैं, आप समझें कि वो लोग जो डीएच है वहां पे बैठे हुए हैं, और जो एक्सपेंसिव जगह पे बैठे हुए हैं, तो मुझे बताएं वहां से उनके जो मार्जिन्स हैं वो इस वजह से ज्यादा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, प्लीज बताना जरा। ऑपरेट्स फ्रॉम एक्सपेंसिव सिटी सेंटर्स प्रेमिसेस। अच्छा जी, ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कहा उन्होंने कि इनका काम नहीं है वहां पे है। मार्जिन ज्यादा होने चाहिए, प्लस उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी ज्यादा है। ऑपरेट करते हैं ना, तो जो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा होंगे। अच्छा, ये बातें अब इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन को में से बातें ढूंढ रहा हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हाई हैं किसके? डव के। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसिव सिटी सेंटर से ऑपरेट कर रहा है। अब ये बात मेरे लिए इसलिए रेलेवेंट है कि अगर इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ तो मैं ये बात लिखूंगा। अगर इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ तो ये बात मैं लिखूंगा। आगे, सेलिंग टू लोकल बिजनेसेस एंड द पब्लिक, और ये लोकल बिजनेसेस को भी टारगेट करते हैं और पब्लिक को भी टारगेट करता है। अच्छा, इनकी जो क्लाइंटेल है वो पब्लिक भी है और लोकल बिजनेसेस भी है, तो ये भी बात याद रखने वाली है।
Cook Company is a large wholesaler selling to chains of coffee shops. कुक कंपनी, लो जी, लार्ज होलसेलर है, ये बहुत बड़ा होलसेलर है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ किनको डील करता है, सेलिंग टू चेन्स ऑफ कॉफी शॉप्स, यानी बिजनेसेस को ही, चेन ऑफ कॉफी शॉप्स को बेचता है। कुक कंपनी ऑपरेट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज, इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है। तो प्लीज जरा बात समझें कि बिजनेस मॉडल समझना बड़ा जरूरी होता है। कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि बिजनेस का मॉडल क्या है, बिजनेस की टाइप क्या है, ये चेक कर लेना, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ पे, तो जरा गौर कीजिए। क्या बातें पता होनी चाहिए कि जो होलसेलर होता है उसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं, या जो पब्लिक के साथ डील कर रहा होता है रिटेलर, उसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो मुझे सिर्फ एक बात बता दो, किसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं? जी जल्दी बताएं जी। मैं होलसेलर को कंपेयर कर रहा हूं अगेंस्ट वर्सेस रिटेलर। तो सर रिटेलर का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होता है सर। इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली परसेंटेज में ये कम होता है। अमाउंट में रेवेन्यू इन अमाउंट किसकी ज्यादा होती है? रेवेन्यू इन अमाउंट किसकी ज्यादा होती है गाइस? इसकी अमाउंट, रेवेन्यू अमाउंट ज्यादा होती है। इसकी रेवेन्यू की अमाउंट क्या होती है? इसकी अमाउंट इसके कंपैरिजन। अब ऑब्वियसली मैं दोनों तरफ नहीं लिख रहा। इन्वेंट्री लेवल किसके पास ज्यादा होता है? इन्वेंट्री लेवल इसका ज्यादा होता है। क्या ख्याल है? बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनका माइंड में रखना है, प्लीज जरा देखिएगा। अब कुक कंपनी को खरीदना है या डव कंपनी को खरीदना है, ये वाली बातें भी माइंड में रखनी है। खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफी नहीं है भाई, किस तरह वो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी मैटर कर। ले जी, कुछ बातें मुझे समझ आ गई हैं यहाँ से, तो मैं रिलेट करूंगा, मैं लिखूंगा अगर इनके ग्रॉस प्रॉफिट्स कम हुए तो क्या करना है। ये जरा रेशो पे आना, ये गिवन भी है। इधर देखें जरा गाइस, ये बातें नजर भी आ रही हैं, वैसे तो हमने पॉलिसी चेंज करनी है ना। ये देखें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जल्दी से बताएं जरा, थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लो, एडजस्टमेंट के बगैर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो क्या ये बात आपको लिखनी चाहिए ना कि कुक कंपनी जो है ये लार्ज कॉफी चेन्स को सप्लाई कर रहा है, सो वो रिटेलर नहीं है, वो होलसेल का काम कर रहा है, तो इसलिए इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम है। डव के जो है रिटेलर है, पब्लिक के साथ भी डायरेक्टली डील कर रहा है, स्मॉल बिजनेसेस के साथ भी, तो इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम बेहतर है कंपैरेटिव बेसिस पे। अब जरा और करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये बेहतर हो गया है और ये कम हो गया है। अब यहाँ पे आपको लिखनी चाहिए ना सिटी सेंटर, एक्सपेंसिव सिटी सेंटर से ऑपरेट कर रहा है, तो मैं अगर उस कंपनी को खरीदूंगा तो मैंने वहां से ऑपरेट करना है या नहीं करना, ये मेरा डिसीजन होगा। देखिए कितना वो अच्छा, एग्जामिनर का सबसे बड़ा एतराज पता है क्या है बच्चों पे? तो वो कहता है यार बच्चे ना सीधी बातें करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो इसलिए बढ़ गया, बल्क डिस्काउंट मिला होगा। वो कहता है यार क्वेश्चन में मैंने क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दी होती है जो बच्चे यूज नहीं करते। और ये एग्जामिनर का सबसे पहला एतराज है, और हमने कहा था मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में किधर कुधर भी जोड़ दो, उसको जोड़ने की कोशिश करो। कुछ गलत जोड़ोगे कुछ सही जोड़ोगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर लेके निकलोगे। आगे गाइस। ओके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अगर अपने जरा और करना है यार गाइस, क्वेश्चन पे मैं वापस आया हूं। जी सर, अब आ जाए यार गाइस। नेक्स्ट, ऑन 1 अक्टूबर X6 डव कंपनी, अच्छा एक मिनट के लिए एक बच्चे ने मुझे कमेंट बोल दिया तो मुझे उसके ऊपर कमेंट करना पड़ रहा है, मैं क्वेश्चन से 1 मिनट के लिए हट रहा हूँ। क्या उसने मुझे ये बताया कि एक्सपेंसिव सिटी सेंटर से हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये एक्सपेंसिव सिटी सेंटर हमारा है? क्या उसने बोला कि ये ओन्ड है? और ये अभी तक ओनरशिप और रेंट की बात हुई है या नहीं हुई, जरा जल्दी से बताएं। ओनरशिप वर्सेस रेंट, ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप रेंटल वाली जगह से ऑपरेट कर रहे हैं ओनरशिप वाली। तो अभी तक ये बात नहीं हुई, तो एक बच्चा जिसने बोला आई थिंक कि उसने क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो इसलिए वो बात कर रहा है, आगे चल के ये वाली बात भी आएगी।
लेकिन अभी तक क्वेश्चन में मुझे उसने बताया नहीं है। ठीक है, मैं इसकी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में जाके देखूं तो नॉन करंट एसेट इसके ज्यादा है, ये देखें जरा, इसके कम है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसके, ये इसकी ओन प्रॉपर्टी है, पॉसिबिलिटी है, इसकी वजह से इसके नॉन करंट एसेट ज्यादा है, लेकिन अभी तक उसने मुझे बताया नहीं है। बता देगा कुछ ना कुछ, आप जरा और कर। On 1st October X6, Dove Company revalued its properties for the first time. अक्टूबर X6 पे उसने रिवैल्यूएशन किया। अब मुझे ये जब भी डेट आती है, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का टीचर हमेशा ईयर एंड से कंपेयर कर। डन है, तो कर लेते हैं कंपेयर। ईयर एंड है जी इनका, नहीं गिवन, इधर देख लें, 30 सितंबर X7। अब जरा और करना। On 1st October X6, Dove Company revalued its property for the first time, resulting in a gain of 30 million, और 30 million का gain भी आ गया। The properties had a remaining life of 30 years on 1st October X6. Dove Company does not make a transfer from revaluation surplus in respect of excess depreciation. Cook Company uses the cost model to account for its properties. Dove Company had and Cook Company charge all depreciation expense to operating expenses. लो जी, ये एडजस्टमेंट है। मुझे बताएं कि क्या कुक और डव की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम है, प्लीज बताएं। उसने मुझे कहा था कि किसको किसको चेंज करो, डव को चेंज करने के लिए बोला था या कुक को चेंज करने के लिए बोला, प्लीज बताएं। डव को, तो डव रिवैल्यूएशन पॉलिसी पे है, मैं रिवैल्यूएशन पॉलिसी को कॉस्ट पे लेके जाने लगा हूं। बताएं जरा, रिवैल्यूएशन को कॉस्ट पे ले जाएं, प्लीज बताएं जरा। ओके, अब मेरे साथ रहना है गाइस। मुझे बताएं कितना गेन बुक किया, तो बताएं यार जरा, जब गेन बुक होता है तो डबल एंट्री होती है एसेट टू गेन, मैं चाह रहा हूं मैं खत्म कर दूं। तो इसका मतलब है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दें, गेन डेबिट कर दें, और क्रेडिट कर दें प्रॉपर्टी। लें जी, क्रेडिट प्रॉपर्टी कर दें। 30 मिलियन, 30 मिलियन, क्या ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? 30 मिलियन है, देख लेते हैं ऊपर थाउजेंड्स में है तो 3 जीरो ऐड कर लेंगे। बच्चों की बात समझ लगी कि रिवैल्यूएशन उसने की हुई है, उसने मुझे कहा था कि भाईजान सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज करें, तो मैंने कॉस्ट पे जाना है, तो जो रिवैल्यूएशन गेन उसने बुक किया हुआ है वो। अब मुझे बताएं, पूरा साल हो गया, डेप्रिशिएट भी हुआ होगा ये 30 पे, तो वो जिस तरह हम कंसोलिडेशन में नहीं करते, तो आपने 30 से एसेट को रिड्यूस किया है तो डेप्रिसिएशन भी रिवर्स कर दें। तो जब आप डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो आप डबल एंट्री बनाएंगे, डेबिट प्रॉपर्टी, और क्रेडिट करेंगे डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन पी एंड एल में भी जाएगी, पी एंड एल से अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग को भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो चीज पी एंड एल में जाती है वो रिटेन अर्निंग में भी जाती है। तो रिमेनिंग लाइफ गिवन है 30,000 है यार, 3 जीरो कॉमन है, कोई भाई कह रहे हैं मुझे, डिवाइडेड बाय 30 ईयर, तो 1,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है जो मैंने रिवर्स करनी है। तो ये दो काम मैंने करने हैं, प्लीज बताएं। इतनी बात समझ लगी है आप लोगों को? अब मैं वैल्यूज में एडजस्ट करने लगा हूं, मुझे याद दिलाना, ये क्वेश्चन मैं एट द एंड करके भी दिखा दूंगा आपको वर्ड पे। तो प्लीज मुझे बताएं क्या करूं। ओपन कर ही लूं अभी वर्ड, क्या ख्याल है? जी गाइस, अब जी मुझे करना क्या है जी, क्वेश्चन ये है गाइस, बताएं जी क्या करना चाहिए। दो अमाउंट्स को एडजस्ट करके बताओ जरा क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है गाइस, बताएं क्या करना चाहिए। जी, तो आंसर है सर, एडजस्टमेंट कर लेते हैं।
तो अब मैंने क्या करना है गाइस, अब ये देखें जरा, एक बात मैंने जो समझानी थी गाइस, इस तरह का ना आपकी शीट पे एक टेबल बना होता है, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स ऑप्शन होता है ना, इसके ऊपर एक टेबल बना होता है, बिल्कुल इस तरह का बना होता है टेबल। आई होप आपको विजिबल है, इस तरह का टेबल बना होता है। तो आपने क्या करना है, रेशोज के क्वेश्चन में ना, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो ये ऑप्शंस दे देता है। तो रेशोज के क्वेश्चन में ना आपने एक टेबल टेबल इंसर्ट करना है। तो मैं टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रेशोज कैलकुलेट करनी है, 3 रेशोज उसने मेरे से रिकैलकुलेट करवानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 लाइंस उठाई यहाँ से, पहले पे नाम शाम लिखने के बाद 4 लाइंस मैंने उठाई, 5 कर लें। और यहां से मैंने सिर्फ एक कंपनी है जिसके कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह ये सिर्फ और सिर्फ ये कर लिया टेबल इंसर्ट। जब मैं टेबल इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेशो नेम जो मैंने कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्मूला, फॉर्मूला भी देना है मैंने रेशो, और यहाँ पे लिखूंगा जिस साल की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सपोज करो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 2007 की, तो ये 2007 आ गया यहाँ पे। और अगर इसी तरह मैं कैलकुलेट कर रहा होता 2006 की भी, तो वो भी इधर आ जाता। तो इस तरह का एक टेबल इंसर्ट करना है आप लोगों ने, और दैट्स इट। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे, मसलन जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, परसेंटेज मैंने कैलकुलेट करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, इनटू करना है आप लोगों ने 100, और बस ये आ गया आपके पास। अब आप करेंगे क्या, बड़ा आसान है यार, करना क्या आप लोगों ने, आप लोगों ने ये काम करने के बाद, जी सर, यहाँ पे कैलकुलेट कर देना, दैट्स इट, ये होता है, बस इतना काम सिखाना था मैंने। री रेशोज कैलकुलेट करके नीचे एनालिसिस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक और टेबल भी इंसर्ट करना है जिसमें मैं प्रॉफिट्स को रिकैलकुलेट करने की काम कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा यहाँ इस तरह का बिल्कुल एक टेबल आपको गिवन होता है, ये इस तरह आप इधर आएंगे। मुझे जब की इनकम स्टेटमेंट को एडजस्ट करना है, तो मैंने 3 कॉलम बना लिए। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट वैल्यूज 4 बना लो, लें जी, और इस तरह मैं थोड़े से कॉलम्स बना लिए हैं, इतने काफी हैं, इंसर्ट करने पड़े तो। जी सर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सबसे पहले मेरे पास क्या है जी, सेल्स है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स है मेरे पास, लें जी। तो ये वैल्यूज हैं जो मैंने एडजस्ट करनी है। तो ये वो काम है गाइस जो आप लोग कर लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर आपने क्या करना है गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद स्पेलिंग अपने अपने यार गाइस, स्पेलिंग अपने अपने। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो जो इनकम स्टेटमेंट आप इधर लिख लें और उसको एडजस्ट कर लेंगे। सुन रहे हैं आप मेरी बात, लें जी, एज पर क्वेश्चन जो वैल्यूज गिवन है मैं वो लेके आ रहा हूँ, वो मैं बता देता हूँ आपको, और ये 30,000 में एडजस्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो प्लीज जरा देखिएगा। जी सर, सेल्स में कोई जिनमें एडजस्टमेंट है मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ गाइस, 8-3 अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो जो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है डफ कंपनी के 4725 है बच्चों, ले। अब मुझे बताया मैं कितने से इसको रिड्यूस कर दूंगा, इस कितनी डेप्रिसिएशन एक चार्ज हुई हुई है इसमें, तो 1000 ले, ये एडजस्टमेंट है, दैट्स इट। फिर अगर हम बात करें तो इसी का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे भी जाएगा, तो जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा ऑब्वियसली वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ लगी है कि आपने करना क्या होता है। तो वर्ड की फाइल गिवन होती है, तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो टेबल इंसर्ट के करके करना इजी रहेगा। अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा, टैब प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करोगे, वैल्यू लिखोगे, वैल्यू समझ नहीं आएगी। सुन रहे हैं आप, टेबल में सॉल्व करना जरूरी नहीं है, इजी है टू सॉल्विंग टेबल। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं तो अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखिए, हमने सीखना होता है बच्चों के एक्सपीरियंस से। एक बहुत ही अच्छा बच्चा जिसके मार्क्स भी कोई 88 थे या 87 मार्क्स थे, आजकल सऊदीया में बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा जॉब कर रहा है, बड़े अच्छे पैसे बना रहा है माशाल्लाह। सो बैक इन 2018, तो इन 2018 उसने F7 का पेपर दिया। तो जब वो पेपर दे के आया ना, तो उसने मुझे कहा कि सर, आपको पता है मेरा बहुत टाइम रेशो के क्वेश्चंस पे लगा, क्योंकि मुझे रेशो का फार्मूला लिखना पड़ता था, नाम लिख के रेशो का, फिर फार्मूला लिखना पड़ता था, फिर मुझे फार्मूला लिखने के बाद
मुझे वैल्यूज लिखनी पड़ती थी, वो मुझे टैब प्रेस करना पड़ता था, एंटर प्रेस कर करके मैं बड़ा आगे पहुंचता था। फिर अगला ऊपर वाला साल था, कह रहा सर मेरा इस टेबल को बनाने में इतना टाइम लगा है ना कि आपकी सोच है एनालिसिस के लिए तो मेरे पास बड़े कम टाइम थे, अदरवाइज मैं 90s में होता। इसलिए टेबल में चीजों को डील करना इजी है एज कंपेयर टू कि आप क्या करें, आप पूरा का पूरा सारा का सारा कैलकुलेट करें विदाउट टेबल। सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी टेबल जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, ठीक। आई होप आपको आंसर मिल गया है जिस बच्चे ने भी पूछा। अब यार आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप लोगों ने एडजस्ट कर लिया 1000। और क्या एडजस्ट करना था अगर हम लोग बात करें तो बताएगा यार क्या एडजस्ट करना था हम लोगों ने। और जी सर, प्रॉपर्टी में एडजस्ट करना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस को एडजस्ट करना है, तो ये भी कर लेते हैं यार। तो मैंने क्या किया फिर, मैंने कहा यार इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एडजस्टमेंट शुरू की। जल्दी से बताएं जरा, प्रॉपर्टी में कितनी एडजस्टमेंट होगी। जी सर, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिख ली। तो प्रॉपर्टी में जो एडजस्टमेंट करनी है आपने, वो है जो भी प्रॉपर्टी गिवन होगी उसमें 30,000 मैंने माइनस करना। रीवैल्यूएशन सरप्लस का क्या करना है मैंने, रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी मैंने चेंज करना। आई होप आप लोगों को बात समझ लगी है कि 30,000 से ये चेंज करना है। अब डेप्रीसिएशन की एंट्री बताएं जरा। डेप्रीसिएशन की जो एंट्री है, एक तरफ तो आपने डेप्रीसिएशन को रिवर्स किया, क्रेडिट किया, एक्सपेंस को कम कर दिया। दूसरी तरफ आपने एक प्रॉपर्टी को भी जाके बढ़ाना है, तो 1000 से ये भी बढ़ा दिया। आई होप आप लोगों को एडजस्टमेंट समझ लगी है जो पहले वाली। क्या बच्चों बात समझ लगी है, प्लीज बताएं जरा। मैं क्वेश्चन पे वापस चला जाऊं। ओके, सो फाइनली हम क्वेश्चन पे वापस आ गए हैं। पहली एडजस्टमेंट हमने कर ली है, दूसरी जरा चेक करना। कह रहे कुक कंपनी चार्जेस द amortization ऑफ इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू कॉस्ट ऑफ सेल, ये चेक करना है जरा। सर ये भाईजान रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करते हैं, whereas Dove company charges the same cost to operating expense. These costs amounted 1.2 million for Cook and 2.5 for Dove. आप किसको चेंज कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं डव को। तो मुझे बताएं डव की 2.5 कहां पे शामिल है, कहां से माइनस करके कहां पे ले जाएंगे, बताएं। प्लीज बताएं सर। जो कुक है वो कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जा रहा है, देखें जरा। हम लेके किधर जा रहे हैं, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। अब मेरी एक बात सुनना, मैं आईएस 8 के साथ रिलेट कर रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन में हम इसलिए रिलेट कर रहा हूँ। आपको पता है आईएस 8 में जो प्रेजेंटेशन होती है, इसको प्रेजेंटेशन बेसिस कहते हैं कि चीज प्रेजेंट किधर हो रही है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। चीज किधर लिख रहे हैं किधर नहीं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी होती है गाइस। अब चेक करो जरा, स्टैंडर्ड ने अलाउ किया हुआ है कि किधर लिखना है लिख लो। अब ऑब्वियसली फिर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है तो एनालिसिस चेंज हो गया। सुन रहे हैं आप। तो अब मुझे क्या करना है, 2.5 कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से माइनस करना है। तो दूसरा काम जो हम यहाँ पे करेंगे वो ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल में यहाँ पे इस एक्सपेंस में 2500 का एक्सपेंस ऐड कर देंगे, और जो इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें से 2500 हम माइनस कर लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। गाइस ये बात समझ लगी है, प्लीज बताएं। गुड, थैंक यू सो मच। अब आ जाए यार गाइस, अगली एडजस्टमेंट देख लेते हैं। आप देख लें कितना आसान सा क्वेश्चन है जो आपसे करवा रहा है। कह रहे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो दैट द कुक कंपनी पेड इट्स डायरेक्टर्स टोटल सैलरीज ऑफ 110,000। जी सर, टोटल सैलरीज इसने कितनी पे की थी, 110,000 की सैलरीज पे की। अच्छा, आगे। वेयर एज डव कंपनी पेड इट्स डायरेक्टर टोटल सैलरी ऑफ 560। मुझे बताएं इसको एडजस्ट करने की जरूरत है या ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज बताएं। नहीं है, लेकिन
आपको पता है ना, डायरेक्टर्स जो सैलरी है ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस या एडमिन एक्सपेंस में होगी। प्लीज ये बात क्लियर करें कि एडमिन एक्सपेंसेस किसके ज्यादा हैं, किसके डायरेक्टर्स महंगे हैं। तो जब आप, ओके जी, एडमिन या ऑपरेटिंग जो भी गिवन है, तो मुझे बताएं, जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो आप ये बात करेंगे ना कि इसके डायरेक्टर्स ज्यादा पैसे ले रहे हैं, 12 मिलियन। बात समझ लग रही है ना? देखें, कोई भी चीज जो गिवन है वो जहां पे भी शामिल है, उसका अगर किसी रेशो के साथ ताल्लुक है तो आपने वो ताल्लुक बताना है, और ये लाइन बोलना है कि डायरेक्टर सैलरी की वजह से एक्सपेंसेस हाई हैं। सर, दिस इज हाउ आपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को यूज करना है। और एग्जामिनर का ये एतराज है, वो कहता है लोग यूज नहीं करते, एफआर के बच्चे यूज नहीं करते, नहीं करते। भाईजान, ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है आप। क्या है, बात क्लियर है? आगे बढ़े। गुड। आगे क्या है जी, कंपनी कहानी खत्म। तो अब मुझे बताएं जरा, मैंने दो एडजस्टमेंट्स और भी की थी, मैं इधर ही एडजस्ट करके जल्दी से क्विकली सॉल्व करा रहा हूं। तो मुझे बताना है जरा कि क्या करना है हमें। लें जी, डेप्रीसिएशन मैंने यहां से माइनस करनी थी, बल्कि रिवर्स करनी थी। तो मैंने 1000, यही थी बच्चों, बताना यार प्लीज। ओके, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट थी? इनकम स्टेटमेंट में इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ओके। प्रॉपर्टी में बताएं जरा क्या करना था मैंने। डव की प्रॉपर्टी में से मैंने 30,000 माइनस करना था, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस भी 30,000 माइनस कर देना था। इसमें 1000 मैंने ऐड करना था। और मुझे बताएं, जो चीज पी एंड एल को इफेक्ट करती है, जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करती है, जरा जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। जो चीज पी एंड एल को इफेक्ट करती है, जल्दी से बताएं जरा। वो रिटेन अर्निंग को भी इफेक्ट करती है ना? तो यहां से रिवर्स किया ना आपने, तो 1000 आपने रिटेन अर्निंग में ऐड कर देना। ले, ये वाला काम क्यों नहीं करना, ये 2500, क्योंकि इससे ओवरऑल प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ क्लास चेंज किया आप। क्या बच्चों, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई? कहानी खत्म, दैट्स इट। टोटल आपके सामने सेल्स वही है, 16,300 ही है। कॉस्ट ऑफ सेल इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है 10,850। एक बच्चा कह रहा है सर ये रिटेन अर्निंग वाला इम्पैक्ट समझा दें। हर वो चीज बच्चों जो प्रॉफिट को चेंज करेगी, वो रिटेन अर्निंग को भी तो चेंज करेगी। कंसोलिडेशन पढ़ के बैठे हुए हैं आप, वहां पे जब आप रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की एंट्री बैलेंस शीट में बनाते हैं तो क्या बनाते हैं गाइस? डेबिट करते हैं एसेट, क्रेडिट करते हैं रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसको रिटेन अर्निंग में नहीं जाके एडजस्ट कराते? पेरेंट की हो तो पेरेंट में, सब्सिडरी की हो तो सब्सिडरी पोस्ट में। तो हर वो चीज जो पीनल में जाएगी मिस्टर मोहम्मद, वो सारी की सारी किधर भी जाएगी? रिटेन अर्निंग में। क्या ये बात समझ लगी है? डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज हुई हुई थी रिवैल्यूएशन की वजह से, मैंने डेप्रीसिएशन को रिवर्स किया। तो डेबिट एसेट क्रेडिट डेप्रीसिएशन बच। क्या ये बात क्लियर है? ओके। अब आ जाए यार गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपके पास आ रहा है वो 5450 है। लें जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपके पास आ गए हैं वो 1225 है। जी सर, फाइनेंस कॉस्ट अभी भी 200 है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। फाइनेंस कॉस्ट जो है वही है। और फाइनली आपके पास क्या आ गए हैं, आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, फाइनेंस कॉस्ट बाद में माइनस होता है। तो 200 बाद में आएगा, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अब जो रेशियोज मैंने कैलकुलेट करनी है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। तो नीचे फॉर्मेट नहीं भी बनाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अमाउंट आ रही है 4225। अब मैं दो रेशियोज तो बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, पता है ना कैसे? ये लें जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 5450 डिवाइडेड बाय 16,300, लें जी, इन 100। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 4225।
डिवाइडेड बाय 16,300 into 100, तो ये भी आपकी आ गई। तो बताना यार जरा प्लीज, मुझे बताएं, आप ये लाइन लिखेंगे कि लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे, या लाइक विद लाइक कंपैरिजन बनाया है आपने? तो आंसर लिखेंगे कि लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं था, हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेम करके हमने लाइक विद लाइक कंपैरिजन किया है। हाँ, बिजनेस का मॉडल डिफरेंट है, इस वजह से वो वाला डिफरेंस तो अपनी जगह रहेगा कि हम जब खरीद रहे होंगे तो हमने डिसाइड करना है कि हमने एक जो लार्ज चेन ऑफ कॉफी शॉप्स को सेल कर रहा है उसके बिजनेस को एक्वायर करना है, या हमने उस बंदे के बिजनेस को एक्वायर करना है जो डायरेक्ट पब्लिक के साथ भी डील करता है और स्मॉल बिजनेसेस के साथ भी। अब आपके पास रेशोज का जो भी आंसर आ गए हैं, आपके पास आंसर आ गए हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी है। अब आ जाए यार, एक और रेशो भी तो थी ना, वो रेशो कौन सी थी देख लेते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए ना एसेट टर्नओवर रेशो आपने कैलकुलेट कर लेनी है गाइस। पूछी हुई है या नहीं पूछी हुई? मैंने बोला था कि रॉस में दो बातों पे, दो रॉस गिवन है तो दो चीजों पे बात करनी ही कर। तो अच्छा, एक और चीज पे जरा रॉस कैलकुलेट करने लगे हम। रॉस के लिए मुझे चाहिए होती है इक्विटी प्लस डेट। ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, इक्विटी प्लस डेट। अब एडजस्टेड वाली लेनी है आपने। तो मुझे को बताएगा जी, आपका शेयर कैपिटल अभी भी 1,000 है, आपकी रिवैल्यूएशन रिजर्व 0 हो गया है, रिटेन अर्निंग 3,600 हो गई है, और लोन नोट्स अभी भी 5,200 है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। सर ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसमें इक्विटी जो है आपकी वो 4,600 है, इन दोनों चीजों को मिलाया है, और आपका जो डेट है वो 5,200 है। तो प्लीज बताना जरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? व्हाट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड गाइस? 9,800 है। आर यू श्योर? चलें, 9,800। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना होता है आपने। तो ऊपर गया मैं और यहाँ पे मैंने रेशो कैलकुलेट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4,225 डिवाइडेड बाय 9,200, 9,800 कह रहे हैं बच्चे, तो डिवाइडेड बाय 80, 9,800। तो 9,800 डिवाइड करेंगे आप, गाइस पीडीएफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जस्ट वेट। 48% आ गया, थैंक यू। चलें जी, तो ये अमाउंट आ गई है आपके पास 9,800 इंटू 100, तो ये अमाउंट आ गई है 43%। 43% आपके पास ये आ गया है। आई होप आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी मिल गए हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी मिल गए हैं, और ये भी मिल गया है। तो जो एडजस्टेड चीजें हैं सर, ये तो कंपेरेबल ही नहीं है ना, ये इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो कुक कंपेरेबल होगा अब डव के साथ, बट लेकिन कौन से डव कंपनी के साथ? जो रेशोज मैंने सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज पे कैलकुलेट की हैं, 33.4% ये आ रहा है। देखें, वो 1 डेसिमल तक कैलकुलेट करके बैठा हुआ है ना, ये देखें आप भी 1 डेसिमल तक कैलकुलेट करें तो 25.9% ये आ रहा है, और 43.1% ये आ रहा है। लेंस, क्या आप लोगों को ये बातें क्लियर हैं? प्लीज बताएं। अगर एग्जामिनर ने रॉस नहीं पूछा तो फिर आपको क्या जरूरत है एनालिसिस करने की? ये लें, ये देखें ना, वो कह रहा है बेस्ड ऑन दीज एडजस्टेड अकाउंटिंग रेशोज। सिर्फ ये तीन के ऊपर बात करनी है ना, ज्यादा बात ही नहीं करनी है आपने। कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू कंपनीज, तो अब आप लोगों ने कंपैरिजन करना है। तो मुझे बताएं यार, कौन ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है और क्यों? यू हैव रीजंस फ्रॉम द क्वेश्चन, यू हैव रीजंस। कौन ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहा है और क्यों? और क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसको लिंक करने की कोशिश करो, प्लीज लिंक करना है, लिंक करनी है हमने इंफॉर्मेशन। बताएं। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। लोग कह रहे हैं कि सर, जी सर, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि सर इसमें हम बात करेंगे कि जो डव है ये रिटेल का काम भी करता है। जरा सुनते जाना। एक तो रिटेल का काम करता है, दूसरा एक्सपेंसिव जगह से ऑपरेट कर रहा है। तो प्रीमियम
एक्सपेंसिव प्लेस से, एक्सपेंसिव एरिया से ऑपरेट करने की वजह से प्रीमियम प्राइजेस भी चार्ज करता होगा ये, प्रीमियम प्राइजेस चार्ज करता होगा ये। सुन रहे हैं आप मेरी बात? प्रीमियम प्राइजेस चार्ज कर रहा होगा ये, उससे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होंगे। सुन रहे हैं आप मेरी बात? अब क्योंकि ये रिटेलर है, इसलिए इसके कंपैरेटिव बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है? कम है। आगे जी, अब डव कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है एज कंपेयर टू जो ऑपरेटिंग है। उसकी दो वजह है। आपको पता है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट की वजह बतानी है आप लोगों ने, और दूसरा एक्सपेंसेस पे कंट्रोल। मुझे बताएं, इन एक्सपेंसेस में आप किन एक्सपेंसेस की बात लाजमी करेंगे जो क्वेश्चन में मेंशन थे? कौन से मेंशन थे क्वेश्चन में, प्लीज बताएं जरा, कौन से क्वेश्चन में मेंशन थे? डेप्रीसिएशन, ओके। और डेप्रीसिएशन आपने रिवर्स कर दी थी। सैलरीज, थैंक यू शयान, सैलरी की बात भी करेंगे आप? क्या ख्याल है? डायरेक्टर सैलरी की बात होगी ना? गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कुक कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज कंपेयर टू डव कंपनी कम, इसकी कोई वजह बताएं, जल्दी से बताएं जरा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आंसर है सर, एक तो वजह ये है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है। दूसरा, आपने नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों कम हो रही है। क्या ये बात समझ लगी है आप लोगों को? प्लीज बताएं। क्या गाइस, ये क्वेश्चन आप लोगों को बात समझ लगी है? प्लीज बताएं। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अब रीड करना है, तसल्ली से समझना है। हर काम की बात मैंने आप लोगों को बता दी है। प्लीज बताएं। ओके है? ओके। रेवेन्यू कौन ज्यादा कमा रहा है यार गाइस? जल्दी से बताएं, रेवेन्यू कौन ज्यादा कमा रहा है? ओके। उसकी वजह क्या है जी? रेवेन्यू ज्यादा कमा रहा है तो किनका रेवेन्यू ज्यादा होता है जी? रिटेलर से हमेशा होलसेलर का रेवेन्यू ज्यादा ही होता है ना? एक फनकारी वाला पॉइंट होता है जो मैं बच्चों को कहता होता हूँ, लिख देना। देखिए नहीं, अब मैं कुक को डव के साथ तो कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन सेक्टर एवरेज क्या है, सेक्टर कितने परसेंट कमा रहा है, ये हमें नहीं पता। पास्ट में कुक क्या करता रहा है, डव पिछले सालों से क्या कर रहा है, पिछले सालों से कंपैरिजन हमें नहीं समझ आ रहा। तो इसका मतलब हमें ये बात दिखनी चाहिए कि अगर पास्ट रिजल्ट्स ऑफ कुक देख के हम अंदाजा लगाएं कि कंपनी और बेहतर परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही, तो हमें ज्यादा होलिस्टिक व्यू होता है, एक बड़ी पिक्चर देखना, एक बड़ी पिक्चर में अंदाजा लगाना कि चीज कहाँ पे, तो एक होलिस्टिक पिक्चर नजर आएगी आप। तो अगर आपको ये बात पता चल जाए, अब आ जाए, एक बात मैं आप लोगों को बताता जाऊं, दो बातें, लास्ट टू बातें जी इस पूरे के पूरे सेशन की। और जरा देखिएगा। जी सर, अब जब भी सैलरीज की बात आए ना रेशियो एनालिसिस में, तो आपने करना क्या है जी? जरा और करें, और ये तो सैलरी किसकी ज्यादा थी? एडमिन सैलरीज, सैलरीज डव की ज्यादा थी, और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, डव की ज्यादा थी ना? ओके। और फिर भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, ऐसा ही है। अब जरा सुन सुन लेना, इसका मतलब यह है कि पॉइंट ये नहीं है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसलिए कम है कि इसकी डायरेक्टर की सैलरी ज्यादा है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दे आर पेइंग मोर सैलरीज टू देयर मैनेजमेंट, स्टिल इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि सैलरी ज्यादा देने से भी प्रॉफिटेबिलिटी इनकी डिस्टर्ब नहीं हो रही। सैलरी जो होती है ना, ये लिंक होनी चाहिए विद परफॉर्मेंस, विद ग्रोथ।
अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है ना, तो मुझे बताएं क्या होना चाहिए। अगर अगर लिंक करें विद ग्रोथ, तो आपने ना ये बात लिखनी है कि यार अगर 560 हम पे कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन अभी भी हमारे ठीक हैं, अगर प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन होता है और हम रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो ज्यादा सैलरीज भी बिजनेस के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। बिजनेस ग्रो कर रहा है, एम्प्लॉयज का भी ग्रो करना है आपका। इसी तरह एक और बात करनी होती है आप लोगों ने। मुझे बताएं, जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो जरा जल्दी से बताएं कि डिविडेंड ठीक पे कर रही है या नहीं पे कर रही, ये भी जानना होता है हमने। डिविडेंड्स, कंपनी की डिविडेंड की, जल्दी से बताएं यार, डिविडेंड पेमेंट किन चीजों पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो आंसर है यार, डिविडेंड डिपेंड होने चाहिए। लास्ट बात थी आज की, बल्कि मैं इसको उधर लिखता हूं जाके वन नोट पे, ताकि आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं बाद में। जी सर, इधर ही लिख रहा हूं मैं। जल्दी से बताएं यार जरा, डिविडेंड पेमेंट्स आपने करनी है या नहीं करनी, इसका डिसीजन किस बेस पे डिपेंड, किस चीज पे डिपेंडेंट होना चाहिए। डिविडेंड पेमेंट्स। जी सर, जल्दी से बताएं जरा, डिविडेंड पेमेंट्स किस चीज पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो डिविडेंड पेमेंट्स डिपेंडेंट होनी चाहिए। जी सर। किस पे जी सबसे पहले? बिल्कुल ठीक है सर। प्रॉफिट अवेलेबल है इतने जितना हम डिविडेंड दे रहे हैं। सर क्या इतने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं? क्या इतनी रिटेन अर्निंग्स अवेलेबल हैं जिनमें से आप प्रॉफिट्स दे रहे हैं, डिविडेंड्स दे रहे हैं? और दूसरा, कैश की अवेलेबिलिटी। कैश अवेलेबिलिटी, इन दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है आपके डिविडेंड्स। तो अगर लिक्विडिटी पोजीशन आपकी ठीक है, यानी कि आपके पास कैश है और प्रॉफिट्स भी हैं, तो अगर आप इन दोनों चीजों की अवेलेबिलिटी पे डिविडेंड्स दे रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपके ओवरऑल लॉसेस आ रहे हैं और फिर भी डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं हो। एक और चीज जिसको देखना चाहिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सर अगर कंपनी डिविडेंड देती जा रही है, हालांकि प्रॉफिट्स नहीं है, कैश अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है वो फर्दर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और बहुत ज्यादा डिविडेंड देते जाने का मतलब क्या होता है? कि बिजनेस री इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। और एक लाइन है कि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है भाईजान, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि आप डी जनरेट कर रहे हैं। सो इफ यू आर नॉट इन अ फेज ऑफ ग्रोथ, तो भाईजान आप पीछे जा रहे हैं, फिर चाहे आपको लग रहा है नहीं लग रहा। जी सर, इसका मतलब ये होता है कि आप डाउन साइजिंग कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, उसमें एक पॉइंट भी है ये वाला, कि उसका उन्होंने ना बिजनेस सेल किया। अब बिजनेस सेल कर दिया है तो इसका मतलब है डाउन साइजिंग हो रही है। अगर तो बिजनेस का एक सेगमेंट, एक सब्सिडरी सेल कर दी है आपने, और वो आप दोबारा री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, नो फर्दर री इन्वेस्टमेंट, बल्कि डिविडेंड्स देना शुरू कर दिए आपने, इसका मतलब है आप डाउन साइजिंग में है। बिजनेस आपका ग्रोथ की तरफ नहीं बल्कि डाउन साइजिंग में जा रहा है। आई होप आप क्लियर है। क्या ये बात क्लियर है? तो प्लीज देख लेना, जब भी कंपनी डिविडेंड देना, किसी भी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में हो कि कंपनी, सॉरी एनालिसिस के क्वेश्चन में कि कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, लाजमी चेक करना है कि प्रॉफिट अवेलेबल है, कैश अवेलेबल है। अगर लिक्विडिटी के हालात खराब हैं और डिविडेंड दे रही है, तो आपने ये बात करनी है कि डिविडेंड देने का डिसीजन ठीक नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है ये डिसीजन। कब मैनेजमेंट देना चाहती है दे, नहीं देना चाहती ना दे, तो ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है ये डिसीजन। तो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है, तो इसका मतलब ये है कि क्या होना चाहिए,
अगर ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है। इसका मतलब ये है कि भाई जब कैश अवेलेबल हो, प्रॉफिट्स अवेलेबल हो, तभी देना चाहिए। तो प्लीज अगर क्वेश्चन में लिखा हो डिविडेंड पे किया है, तो ये दो बातें चेक करके फिर बात करनी है कि डिविडेंड देने का डिसीजन ठीक था या गलत। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोग इन क्वेश्चंस को बैठ के तसल्ली से करेंगे। ये मैं फाइल आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, तो इसको बहुत तसल्ली से बैठ के देखना। जब आप लोगों को समझ आ जाए, मैं इसको कट करके इधर लेके आऊंगा ताकि फाइल आपसे रीडेबल फॉर्म में आए। तो जरा देखिएगा, नहीं बनी बात। लो जी, मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस। मैं इसको एडजस्ट करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आंसर करता हूँ। सेशन हमारा खत्म हो गया। विश यू बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम। और प्लीज बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल था या नहीं था। मैं वेट करूंगा आपके इंडिविजुअल मैसेजेस का। बल्कि मैंने एडमिन मोड पे लगा दिया है। प्लीज जरा हमें आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा मैटर करता है। तो मैं यहाँ पे एडमिन से हटा के, तो प्लीज जरा बताना है आप लोगों ने। कर रहा हूँ। सो प्लीज यार, फीडबैक चाहिए आप लोगों का। लें जी, ये मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। दैट्स इट गाइस। बच्चे कह रहे हैं कि सर IS-21 कराएंगे। बच्चे बस काफी हो गया है, आप खुद करो। अगर किसी हेल्प की जरूरत पड़ी तो हमें बताना। आप लोगों ने हमें 12 आवर्स दिया है। होप कि आपका ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। हमारी पूरी कोशिश थी कि मैक्सिमम चीजें कराएं आप लोगों को। लेकिन ऑब्वियसली एक 100 आवर्स का कोर्स 12 आवर्स में हम नहीं कर सकते सम। लेकिन फिर भी जितनी चीजें हमने कंपेयर की हैं, अगर इतनी आती हैं और कुछ चीजें और करो तो बहुत इजीली पास हो सकते हो आप। Sir, can you kindly help me with the final account questions and flow, which was in mid? Okay, we'll talk about mid mock exam. ठीक है। तो हमारे ग्रुप में बात करते हैं उसके ऊपर। थैंक यू सो मच जैमैक्स और ओवर लाइफ सेवर, थैंक यू सो मच। बिजनेस सेगमेंट सोल्ड वाली बात रिपीट कर दें प्लीज। बॉय, अगर आपने बिजनेस बेचा है तो एक ना क्वेश्चन है जिसमें उसने बिजनेस का एक सेगमेंट बेचा है और जितना पैसा आया उसमें से मेजोरिटी डिविडेंड में दे दिया। तो हमने उसमें सिर्फ ये बोलना है कि यार एक कंपनी डाउन साइज कर रही है। प्रॉफिट उस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं थे, तो हम कहेंगे कंपनी का डिविडेंड देने का डिसीजन कोई समझ नहीं आ रहा। को बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। इट शोज कि कंपनी डाउन साइजिंग में जा रही है, कंपनी अपने बिजनेस को खत्म कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। ओके, मैं देखता हूँ। अब सर, अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो अब मैं आपको लोगों पे फोकस करूंगा। हम इंशाल्लाह ग्रुप में एक्टिव रहेंगे अब। और ये पूरा पूरा क्वेश्चन भेज के क्वेश्चन मार्क लिख के भेज देते हो कि इसका आंसर क्या है। मैं सॉल्व करके भेजूं तुम लोगों को? आंसर सॉल्व करके भेजा करो और प्रॉब्लम बताया करो कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दें। एनी ओवरऑल टिप्स फॉर टैकलिंग F7? अली पढ़ो यार गाइस, रेशियोज के क्वेश्चंस को पहले करो, कंसोलिडेशन करके उसकी MCQs को करो, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। कुछ स्टैंडर्ड जो मैंने बताए थे उस दिन इंपॉर्टेंट, वो उनको देखो जरा। सर लास्ट 5 डेज का क्या प्लान होना चाहिए, मैंने कैसे सिलेबस कवर करना है? अंदर वो डिपेंड करता है बॉय कि आपका क्या रहता है। ऑब्वियसली पहले 2 दिन तो आप उसके ऊपर लगाओ ना जो आपकी चीजें नहीं पक्की। फिर 3 दिन रिवीजन फेज में चले जाओ। एक काम जो आप लोगों को करके देखना चाहिए गाइस, माय एडवाइस इज कि आप लोगों को ACCA के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे मॉक अवेलेबल है, स्पेसिमेन एग्जाम अवेलेबल है, उनको लाजमी करना चाहिए और अपने मार्क्स देखने चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सो कोशिश करना है कि 1-2 दफा वो काम कर लें ताकि आप लोगों को पता हो कि आपके कितने मार्क्स हैं। कोई स्टैंडर्ड बताया था आपने? IFRS 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 जो मैंने पढ़ाए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, जो कि बहुत ज्यादा आते हैं। अदर देन दैट IS-41 एंड IS-2 का OT केस आ जाता है अक्सर। IS-2 इन्वेंट्री वाला, मेरे यूट्यूब चैनल पे इन्वेंट्री के लेक्चर्स पढ़े हैं, वहां से देख लेना। से यार देखें, कुछ भी आ सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स भी आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछता नहीं है वो। मैं ये नहीं कह रहा आता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं पूछता। बाकी आप खुद से हिसाब लगाओ। जी सर, सही कह रहे हैं, इम्पेयरमेंट लॉस विल बी डिवाइडेड सर।
थ्योरी में सबसे ज्यादा चीज जो टेस्ट होती है वो आईएसबी फ्रेमवर्क है गाइस। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएसबी फ्रेमवर्क थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा टेस्ट होता है, तो आईएसबी फ्रेमवर्क को पक्का करो। ये उसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता चलूं तुम लोगों को, वहां पे हम पढ़ाते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट वर्सेस करंट वैल्यूज। तो ये हिस्टोरिक कॉस्ट वर्सेस करंट वैल्यूज, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ले गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही था। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, मेरी दुआएं हैं। प्लीज फीडबैक दीजिएगा ताकि इनकरेज हो हम लोग इस तरह के सेशंस के लिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।